नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया अध्याय हमारी इकाई 5 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो ये है हमारी नई इकाई का नाम। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण और एड्स। इतनी बातें आज हम इस अध्याय में करने वाले हैं। तो सभी तैयार हैं? चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सूक्ष्म जीवों की एक सामान्य परिचय देते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो यानी कि बहुत छोटे जंतुएं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जीव जो अति सूक्ष्म हो, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों, हमें पता है हमारे आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनसे हम परिचित हैं। परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये जीव आकार में अत्यधिक छोटे होते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने कभी देखा है कि वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी जब नम पड़ जाए, ठीक है, बाहर को कोई फेंका हुआ या फिर कोई छोटे से रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा फेंका हुआ, या फिर घर में किसी कोने में पड़ा हुआ, किचन में किसी कोने में पड़ा हुआ, आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद, 4 या 5 दिनों बाद, आप ये देखोगे कि उसमें छोटे छोटे या काले काले रंग के, सफेद रंग के कुछ संरचनाएं बनी हुई, कुछ धब्बे बने हुए हैं। कभी आपने नोटिस किया है इस बात को? ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, ये देखो बेटा, ये ब्रेड या रोटी, ठीक है, ब्रेड या रोटी के ऊपर आप देख सकते हो इस तरह से, अगर ये नमी पड़ जाए, उसमें कई पानी के छींटे या कुछ भी हो, थोड़े से नम हो, तो आप देखोगे कि उसमें सफेद धब्बे या काले रंग के धब्बे पड़े होते हैं। इन धब्बों को आप अगर आवर्धक लेंस से देखें, तो आप पाएंगे कि इनमें काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। और ये संरचनाएं क्या है? यानी कि इनमें छोटे छोटे अति सूक्ष्म जीव आ चुके हैं। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे तो हमें सफेद और काले धब्बे ही दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इनमें जो है, इन धब्बों में जो है, काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं हैं या सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, ये जो क्रियाकलाप है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम आपको ये बताते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है, ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्म दर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें एक गलत फहमी है या एक धारणा ये है कि ये जो सूक्ष्म जीव है, ये हमेशा जो है रोग फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है रोग फैलाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव रोग तो फैलाते हैं, कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत सारे रोग, खतरनाक रोग फैलाते हैं, परंतु कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए उपयोगी भी है। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी है और उसी तरह हानिकारक दोनों ही है। अब
हम आपको बताते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव है ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ इनकी उपस्थिति होती है। सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा है, हवा में, पानी में, हवा में, पानी में, मिट्टी में, मिट्टी में, पौधों और जंतुओं के अंदर, पौधों और जंतुओं के अंदर, पौधों और जंतुओं के अंदर, अंदर ये पाए जाते हैं। और हमें पता है कि ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बर्फ, गर्म पानी के झरने, समुद्र की तली, दलदल, ऐसी जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है। अब मृतोपजीवी क्या चीज होती है? मृतोपजीवी यानी कि जो सड़े गले वस्तुओं पर पाए जाते हैं, जो जीव सड़े गले मृत शरीरों पर या मृत पेड़ पौधों के अवशिष्टों पर पाए जाते हैं। तो ये किस रूप में पाए जा सकते हैं? मृतोपजीवी के रूप में, मृतोपजीवी। ठीक है। मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले पेड़ पौधों या जानवरों के ऊपर भी हम इनको देख सकते हैं। अब कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो जंतुओं और पौधों के परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जंतुओं और जी हाँ, जंतुओं और पौधों के परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। परजीवी जिसे हम पैरासाइट कहते हैं अंग्रेजी में, परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एक उदाहरण बता देते हैं, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। एक परजीवी है, एक सूक्ष्म जीवी, एंटमीबा, अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टो हिस्टोलिटिका। ठीक है। ये एक परजीवी है, एंटमीबा हिस्टोल, जो मनुष्य के आंतों में पाए जाते हैं, मनुष्य के आंतों में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो पेचिस रोग, पेचिस नाम का एक रोग फैलाता है, पेचिस रोग फैलाता है। ठीक है। उत्पन्न करता है या फैलाता है। अब इसी प्रकार एक परजीवी है जो पौधों पर पाए जाते हैं, खासकर नींबू के पौधों पर, नींबू के पौधों पर पाए जाते हैं। इसका नाम है जैंथोमोनास साइट्री। इसका नाम है जैंथोमोनास साइट्री। क्या नाम बताया मैंने? जो परजीवी नींबू के पौधों पर पाए जाते हैं वो है सैंथोमोनास, जैंथोमोनास साइट्री, जैंथोमोनास साइट्री। ठीक है। तो ये जो परजीवी है, ये परजीवी जो सूक्ष्म जीव है, ये नींबू के पौधों पर पाए जाते हैं और रोग फैलाते हैं। और कैसे रोग फैलाते हैं? उस रोग का नाम क्या है? कैंकर रोग फैलाते हैं। कौन सा रोग? कैंकर रोग। नींबू के पौधों पर कैंकर नामक एक रोग फैला देता है। ये बात क्लियर है? सूक्ष्म जीव मृतोपजीव के रूप में भी पाए जाते हैं, जो कि सड़े गले, हाँ, सड़े गले पौधों पर या जंतुओं पर या चीजों पर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। अब कुछ सूक्ष्म जीव परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो पेचिस रोग फैलाता है, जो मनुष्य के आंतों में रहता है। और एक परजीवी है जैंथोमोनास साइट्री, जो नींबू के पौधों पर पाए जाते हैं, वो कैंकर रोग फैलाते हैं। ठीक है। तो आपको दिखा भी देते हैं हम ये जो रोग फैलाने वाले या परजीवी के रूप में पाए जाने वाले
जो ये देखिए, मैंने आपको बताया जो परजीव मनुष्य के आंतों में पाए जाते हैं, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो पेचिस रोग फैलाता है, मनुष्य के आंतों में पाया जाता है। और इसी प्रकार नींबू के पौधों पर भी कुछ परजीव पाए जाते हैं, जैसे कि जैंथोमोनास साइट्री, जो कैंकर रोग फैलाता है। किसमें? नींबू के पौधों पर कैंकर रोग फैला देता है। ये बात क्लियर है? तो ये अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव है, देख रहे हो आप, ठीक है। ये जो है मृतोपजीव के रूप में, मृतोपजीव के रूप में यानी कि सड़े गले वस्तुओं पर भी ये पाए जाते हैं। चलिए, ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण, यानी कि उनको कितने प्रकारों में, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। चलिए, अब सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः हम 5 समूहों में बांट सकते हैं। 5 समूह। कितने समूहों में? 5 समूहों में हम इनको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 समूह कौन कौन से हैं? 5 समूह है, जी हाँ। पहला है हमारा, पहला समूह है जीवाणु। दूसरा है विषाणु, विषाणु। तीसरा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अगला है कवक, कवक। नेक्स्ट है शैवाल, शैवाल, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण हम 5 समूहों में मुख्यतः करते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक एवं शैवाल। तो ये 5 समूह है जिसमें हम किसको बांटते हैं, किनका वर्गीकरण करते हैं? हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण करते हैं। उनका चित्र भी आपको दिखा देते हैं हम लोग। चलिए, तो ये देखिए, आप देख सकते हो यहां पर, ये देखो, आप देख रहे हो, ये जीवाणु है, ठीक है। जीवाणु, कई प्रकार के जीवाणु है ये विषाणु है, प्रोटोजोआ, कवक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्गों में इनको बांटा जा सकता है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक एवं शैवाल, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जीवाणु क्या है। हमारा पहला जो वर्गीकरण है वो है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। तो देखते हैं ये जीवाणु क्या है। पहला है जीवाणु, जीवाणु, इसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया। अब बेटे, ये जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, ये एक कोशिक जीव होता है, यानी कि एक कोश से बना होता है। सिर्फ एक ही कोश का जीव है ये, ठीक है। तो ये एक कोशीय जीव है, एक कोशिक कहते हैं हम इसको, एक कोशिक।
सिंगल सेल्ड कहेंगे अंग्रेजी में इसको, एक कोशिक होता है, जो हवा में, मिट्टी में, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये बात आप नोट करें कि नमी युक्त जो स्थान है वहां पर जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है। अब देखो, ये कई आकृति के होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं इनके आकार कई तरह के होते हैं, जैसे कि गोलाकार, गोलाकार, राउंड शेप कहेंगे अंग्रेजी में इसको, गोलाकार हो सकते हैं ये, दंडाकार हो सकते हैं, दंड आकार, दंडाकार, ठीक है, या सर्पाकृत, सर्पाकृत, ठीक है। ये सभी प्रकार के, इन सभी आकारों में ये पाए जा, जैसे गोलाकार, ये देखो, गोल गोल गोलाकार, है ना, गोलाकार होते हैं ये, ठीक है। बैक्टीरिया, जीवाणु गोलाकार हो सकते हैं, या दंडाकार, दंड के रूप में दंडाकार भी हो सकते हैं, और ऐसे सर्पाकृत भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जीवाणु के आकार के बारे में बात हो गई। अब जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्या कहा कि इनकी जो कोशिका है, जीवाणुओं की कोशिका में, कोशिका में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस नहीं होते, इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ क्या होती है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। तो क्या कहा? कुछ जीवाणुओं की जो कोशिका, जैसे कि ये जीवाणु है, ठीक है, तो इनकी कुछ कोशिका है, इसकी कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण ये बना देती है, ठीक है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपनी चारों ओर, सॉरी, ये जैसे कि जीवाणु है, जीवाणु के चारों तरफ ये क्या बना देती है? ये बहुत ही कठोर आवरण बना देती है। आवरण, कैसा आवरण बनाती है? कठोर आवरण बना देती है, जिसे कि कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल, जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कोशिका, जिसे कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशाभिका कहते हैं। तो कुछ जो है जीवाणु है, उनमें धागे जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशाभिका, जिन्हें कशाभिका कहते हैं। क्लियर? कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करते हैं। ये क्या करते हैं? जो कशाभिका है, इसकी सहायता से जो जीवाणु है वो एक स्थल से दूसरी तरफ, यानी कि दूसरे स्थल तक ये क्या कर सकते हैं? गति करना शुरू करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती। प्रजनन यानी क्या है बेटा? प्रजनन यानी कि डिविशन, बहुत सारे, एक में से दो, दो में से तीन, तीन में से चार, ऐसे ऐसे करके अनेक, बहुत सारे, ठीक है, हजारों हजारों
ये क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो जीवाणु के बारे में इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल, ठीक है। तो आप पूछोगे कि मैडम आप तो जीवाणु के बारे में पढ़ा रहे हो, तो इसमें शैवाल कहाँ से आ गया? तो ये हम साइनोबैक्टीरिया को जीवाणु के वर्ग में ही पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था। कौन से समूह में रखा जाता था? शैवाल के समूह में रखा जाता था। परंतु अब इन्हें हम किस में रखते हैं, किस समूह में रखते हैं? जीवाणु के समूह में ही रखते हैं। इनके कुछ कारण है, ठीक है। जीवाणु समूह में ही इन्हें रखते हैं। और वो कौन सा समूह है? मोनेरा समूह में जीवाणु का एक समूह है जिसे मोनेरा कहते हैं। मोनेरा समूह। मोनेरा समूह में साइनोबैक्टीरिया को हम रखते हैं। इनका रंग कैसा होता है? जैसे कि बताया, नील हरित शैवाल बोला गया है इसको, तो इसका रंग कैसा होगा? नीला हरा रंग होता है। नीला हरा रंग होता है। तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो, बहुत क्या है ये लोग, ये बहुत ही अच्छे अच्छे जादूगर हैं, है ना। तो ये साइनोबैक्टीरिया है, इसे पहले कहाँ रखा जाता था? शैवाल के समूह में रखा जाता था। परंतु बाद में इसे किस समूह में रखा गया? जीवाणु समूह में ही, जिसमें कि मोनेरा समूह है, उसमें इसका स्थान है साइनोबैक्टीरिया का। इनका रंग कैसा बताया मैंने? नीला हरा रंग होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्या है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी क्या है? फोटोसिंथेसिस कहेंगे अंग्रेजी में उसको, संश्लेषण, है ना। ये प्रकाश, जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, उसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम उन्हें क्या कह सकते हैं? स्वपोषी कह सकते हैं। क्यों स्वपोषी कहेंगे हम उनको? क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। एक प्रकार की श्लेष्मा आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस नामक एक विशेष कोशिका पाई जाती है। अब बेटा, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये नाइट्रोजन की स्थितीकरण करता है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है ये। यानी कि ये हानिकारक नहीं है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन की स्थितीकरण करके कृषि में बहुत लाभदायक होते हैं। स्पाइरुलिना नामक एक साइनोबैक्टीरिया है जो भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने आपको अभी? ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में
हमारी सहायता करता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थितीकरण, है ना। नाइट्रोजन स्थितीकरण जो पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। और उसी प्रकार एक और साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम स्पाइरुलिना है। क्या नाम बताया? स्पाइरुलिना, जो भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं। स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नामक एक साइनोबैक्टीरिया है जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। भोजन के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये जो है ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर है? चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, इन्हें हम 5 समूहों में बांट सकते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक एवं शैवाल। फिर हमने जीवाणु के बारे में डिटेल में पढ़ा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है या जीवाणु जो है वो एक कोशिक जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन खासकर नमी युक्त स्थानों पर इसकी संख्या अधिक होती है। और उनके आकार भी विभिन्न आकार में वे पाए जाते हैं, जैसे गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकृत आदि आकारों में ये पाए जाते हैं। फिर बताया जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक पाए नहीं जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ को जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। और कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका द्वारा जीवाणु गति करते हैं। और हमने बात की साइनोबैक्टीरिया के बारे में जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, जो जीवाणु समूह में ही रखा गया है। पहले इसको शैवाल के समूह में रखा जाता था, फिर जीवाणु समूह, कौन से समूह में? मोनेरा समूह में इसका स्थान है। और ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वयं अपना खाना पकाते हैं, बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने कहा कि साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन की स्थितीकरण करते हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, पेड़ पौधों के लिए, कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है। और स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया जो है वो भोजन के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम इतनी ही बातें पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इस चैप्टर के और भी अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। तो तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।